हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिक्लिकल है एंड 2018 में जो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री की वॉल्यूम में बूम देखा गया था, ऑटो इंडस्ट्री फिर से उसे अचीव नहीं कर पाई है। लेकिन यही टाइम होता है जब हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल पाती हैं। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिर से हाईएस्ट एवर वॉल्यूम को अचीव करेगा तो वो सही समय नहीं होगा इन्वेस्ट करने का, बिकॉज स्टॉक प्राइस उस वॉल्यूम को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका होगा। हो सकता है 2023 इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स एंड ट्रेडिंग के मामले में अच्छा साल ना रहा हो, लेकिन यही टाइम होता है जब हम टॉप कंपनीज का सॉलिड पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइशर मोटर्स पर। फ्रेंड, ये वही कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 2400 टाइम से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। 2000 में जिन्होंने भी इस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो आज उनका 1,24 करोड़ बन चुका होगा। ये ऐसी कंपनी है जिसने पास्ट में इन्वेस्टर्स को मालामाल किया था एंड फ्यूचर में भी करेगी। फ्रेंड्स, मार्केट में जब अपरन स्टार्ट होगा तो ये उन चंद कंपनीज में होगी जो सबसे पहले हाईएस्ट एवर स्टॉक प्राइस को अचीव करेगी। क्या ऐसे रीजंस है जिससे कंपनी नियर टर्म में 60% रिटर्न दे सकती है एंड क्यों इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जानने वाले हैं। तभी तो हमें पता चलेगा कि आइशर मोटर्स क्यों इन्वेस्टर्स की इंटेंशन डिजर्व करती है। जब मैं ये सब कह रहा हूं तो ये सब लर्निंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको खुद का एनालिसिस करना है एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी लेनी है। आइशर मोटर्स की बात करें तो कंपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स, आइशर बसेस एंड ट्रक्स की प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है। कंपनी कस्टमर्स की मोटरसाइकिल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उनकी एस्पिरेशंस पर फोकस कर रही है, क्योंकि जब आप किसी की रिक्वायरमेंट की कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो प्रॉफिट मार्जिन वहाँ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप कस्टमर्स को उनका ड्रीम प्रोवाइड करते हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे मिलेंगे। यही रीजन है कि रॉयल एनफील्ड जो पिछले कई डिकेड से लोगों की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ड्रीम बाइक बना हुआ है। अब उन रीजंस को देख लेते हैं कि क्यों आइशर मोटर्स इस टाइम अट्रैक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट उन रीजन से जो बिजनेस से रिलेटेड हो। फर्स्ट रीजन है इसको सिलेक्ट करने का, वो है चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस। पहले जो टू व्हीलर में कस्टमर का प्रेफरेंस था वो एंट्री लेवल बाइक्स थी जो 100 सीसी या 110 सीसी में आती हैं, लेकिन अब इंडियन कस्टमर प्रीमियम बाइक्स की तरफ जा रहा है। एंट्री लेवल बाइक्स की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लास्ट जो हाई वॉल्यूम कंपनी ने अचीव की थी वो Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में की थी, लेकिन लास्ट क्वार्टर जाने की Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में हीरो मोटोकॉर्प की वॉल्यूम 33% कम हुई है एज कंपेयर टू वॉल्यूम इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि हीरो मोटोकॉर्प का हाईएस्ट वॉल्यूम वाला क्वार्टर था। लेकिन अगर आइशर मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने अपनी हाईएस्ट एवर वॉल्यूम को अचीव कर लिया है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में आइशर मोटर ने अपनी लास्ट हाईएस्ट वॉल्यूम को अचीव किया था एंड लास्ट क्वार्टर में आइशर मोटर्स की वॉल्यूम में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है एज कंपेयर टू लास्ट बेस्ट क्वार्टर। एक तरफ हीरो मोटोकॉर्प जो अपनी हाईएस्ट वॉल्यूम को अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन आइशर मोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में ही हाईएस्ट वॉल्यूम के बेंचमार्क को सेटअप कर दिया है। फ्रेंड्स, कंपनी ग्लोबल लीडर है मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल में 250 सीसी से 750 सीसी के बीच एंड 60 प्लस कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। मिड साइज मोटरसाइकिल में कंपनी इंडिया में 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कंपनी ग्लोबल मिड साइज मोटरसाइकिल मार्केट में रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड करती है। अमेरिकन मिड साइज मोटरसाइकिल मार्केट में कंपनी 8% मार्केट शेयर होल्ड करती है। एशिया पैसिफिक रीजन में कंपनी 9% मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड यूरोपियन, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन मार्केट में कंपनी 10% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है। इंडिया में 90% मार्केट एक्वायर करने के बाद कंपनी अब ग्लोबल मार्केट पर काफ़ी फोकस कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट का मानना है कि इंटरनेशनल मिड साइज मोटरसाइकिल मार्केट अंडरसर्व्ड है। इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ देखें, कंपनी के वॉल्यूम में फाइनेंशियल ईयर 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच 4 टाइम्स की ग्रोथ हुई है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। फाइनेंशियल ईयर 18 में कंपनी यहां 19,264 यूनिट्स सेल करती थी, वही फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 74,238 यूनिट्स सेल किए हैं। कंपनी इंटरनेशनल मिड साइज मोटरसाइकिल मार्केट में 1 मिलियन यूनिट्स की अपॉर्चुनिटी देख रही है एंड इसी को फुलफिल करने के लिए कंपनी ने वर्ल्ड वाइड अपने टच पॉइंट्स को बढ़ा रही है एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने 5 सब्सिडरीज भी सेटअप कर रखी हैं। आइशर मोटर्स के इंटरनेशनल नेटवर्क को समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं।
अगर इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट होने वाली रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 16 में कंपनी ने 147 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, लेकिन वही फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 1732 करोड़ की रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट की है। फाइनेंशियल ईयर 16 में इंटरनेशनल मार्केट से कंपनी की रेवेन्यू में सिर्फ 3.1% का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 में ये कंट्रीब्यूशन 16.8% हो गया है, जो कि 5 टाइम से ज़्यादा की ग्रोथ है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जब कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट होने वाली रेवेन्यू बड़ी ना हो। एंड फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने रेवेन्यू को डबल कर दिया है एज कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि एक्सीलेंट है। जहां हम ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री अपने 2018 के हाई वॉल्यूम को अचीव नहीं कर पा रही, आइशर मोटर्स ने तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड वॉल्यूम्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में डेवलप हो रही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आइशर मोटर्स ने यूरोपियन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर स्टॉक फ्यूचर के साथ पार्टनरशिप की है। एंड आइशर मोटर्स ने स्टॉक फ्यूचर में 11.4% का स्टेक खरीदा है। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज टेक्निकल कोलैबोरेशंस करके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स डेवलप करेंगी। बिजनेस एनालिसिस में हमने देखा कि कंपनी एक्सीलेंट परफॉर्म कर रही है। अब देखना यह है कि एक्सीलेंट बिजनेस से कंपनी नंबर्स कैसे जनरेट कर रही है, एंड उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस एंड लास्ट में हम कंक्लूजन भी देंगे। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 79,666 करोड़, स्टॉक का पीई है 30.4, कंपनी आरओसी मेंटेन कर रही है 18.3% की, इसके साथ आरओई है 14% की, डेट है कंपनी पर 168 करोड़, रिजर्व्स हैं कंपनी के पास 13,250 करोड़, एंड इसके साथ डेट टू इक्विटी बनती है 0.01। बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में ये इकलौती कंपनी है जो बिल्कुल डेट फ्री है। कैश इक्विवेलेंट्स है कंपनी के पास 2,336 करोड़, सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10,298 करोड़, नेट प्रॉफिट हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,677 करोड़, एंड इसके साथ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है 24%। फ्रेंड्स, प्राइस इज व्हाट वी पे एंड वैल्यू इज व्हाट वी गेट, इसलिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी का मीडियन पीई है 43.4 का, एंड प्रेजेंटली उस पीई के नीचे ट्रेड हो रही है। 3 ईयर का मीडियन पीई है 44.7 का, एंड प्रेजेंटली उस पीई के नीचे ही ट्रेड हो रही है। 5 ईयर का मीडियन पीई 39.7 है, एंड प्रेजेंटली उससे नीचे ट्रेड हो रही है। 10 ईयर का मीडियन पीई है 42.6 का, एंड प्रेजेंटली उससे भी नीचे ट्रेड हो रही है। इस तरह की टॉप कंपनीज इस वैल्यूएशन पर मिलना ये वंस अपॉन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किए हैं, दैट इज 13,831। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कंपनी के हाईएस्ट एवर हैं 3,267 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर हैं, दैट इज 2,618 करोड़। इमीडिएटली स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने के लिए उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का बेस्ट एवर होना जरूरी होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 3,721 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कंपनी ने हाईएस्ट एवर बनाए हैं, दैट इज 857 करोड़ के। इसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हुए हैं लास्ट क्वार्टर में 741 करोड़ के, जो कि हाईएस्ट एवर हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कैश इज द किंग, वही अगर कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाली कैश की बात करें तो वो भी एक्सीलेंट है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1,527 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं, जो कि एक्सीलेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 49.2% की होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 29.85% की होल्डिंग है, डीआईज के पास 9.96% की होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास कोई खास होल्डिंग नहीं है, सिर्फ 10.88% है। जब भी कोई कंपनी अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर होती है तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि रिटेल इन्वेस्टर उस टाइम उस कंपनी में सबसे कम प्रेजेंट होते हैं, एंड यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी प्रेजेंटली है 10.88%। अब हम आगे हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर। प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो कंपनी उसी लेवल पर ट्रेड हो रही है जो कभी मई 2017 में हुआ करती थी। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं सिर्फ टेक्निकल के बेस पर बाइंग डिसीजन नहीं बनाता, बिकॉज सिर्फ टेक्निकल के बेस पर एंटर करके टारगेट को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर कंपनी सॉलिड बिजनेस कर रही है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, एंड चार्ट पर भी अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पर 2 टेक्निकल टारगेट निकल के आते हैं। एक तो इस बेसिस पे आता है कि कंपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कर रही है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो स्टॉक प्राइस को भी हाईएस्ट एवर पर ज़रूर जाना चाहिए। तो जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट निकल के आता है तो हम
यहाँ पर कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, तो यहाँ से अगर देखें हाईएस्ट एवर तक का, तो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट अप्रॉक्सीमेट 34% निकल कर आ रहा है। अब चार्ट पर कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये बन गया एक कप, एंड उसके बाद ये बन गया उसका एक हैंडल, एंड उसके बाद एक और हैंडल, जिसे हम कम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिवर्स कम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक रिवर्स कम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। टेक्निकल टारगेट दोनों ही केसेस में सेम आते हैं, एंड वो हैं लोएस्ट लेवल से हम ब्रेकआउट लेवल तक एक बार इसकी डेप्थ को मेज़र कर लेते हैं, एंड अब इसको हम ब्रेकआउट लेवल पर रख लेते हैं। जो दूसरा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो आ रहा है 57.86%, तो आप मान सकते हैं कि 60% का अप्रॉक्सीमेट दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जो 60% का टेक्निकल टारगेट है उसको अचीव करने में कंपनी 1.5 ईयर से ज़्यादा लगा सकती है, क्योंकि कंपनी के वॉल्यूम्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर पे है, सेल्स हाईएस्ट एवर पर है। तो ऐसे में इस तरह के टारगेट अचीव बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक्चुअल में मैं कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टडी कर रहा था, लेकिन स्टडी में ये निकल के आया कि इस पर अच्छा खासा एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बन रहे हैं, एंड ये टेक्निकल टारगेट अचीव ज़रूर होंगे। अब हम आगे हैं कंक्लूजन पर। एनालिसिस में जैसा कि हमने देखा ही है कि कंपनी ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स, एंड इसके साथ साथ कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से अपनी वॉल्यूम एंड रेवेन्यू को भी लगातार बढ़ाती जा रही है। वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल के मामले में भी कंपनी एक्सीलेंट लेवल पर है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स 60% के टारगेट के लिए एंटर कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी इस तरह की एक्सीलेंट कंपनी में प्रेजेंट लेवल पर एंटर करना चाहिए। इस तरह की कंपनीज में कैपिटल भी सेफ रहती है, एंड 25% के अराउंड एनुअल रिटर्न्स भी मिलते रहते हैं, एंड इस तरह की कंपनीज में हम अपने पोर्टफोलियो का 7 to 8% तक देख सकते हैं। हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो कैसा था आज का वीडियो? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।